नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भोपाल में अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकी कोलकाता से पकड़े गए। आपको बता दें, कोलकाता एसटीएफ ने भोपाल से इन्हें पकड़ा है। हावड़ा से पकड़े गए हैं 2 आतंकी, जिनसे पूछताछ में भोपाल बताए थे। साथ ही भोपाल में छुपे हुए अपने साथियों के नाम पर बुधवार को भोपाल पुलिस की मदद से दोनों संदिग्धों को पकड़ा गया है। दोनों संदिग्ध आतंकी अपनी पहचान छुपाकर भोपाल में रह रहे थे। दोनों संदिग्ध आतंकियों पर देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने का बड़ा आरोप। उनके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर। अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकी भोपाल में पकड़े गए हैं। कोलकाता एसटीएफ ने भोपाल से इन्हें पकड़ा है। हावड़ा से पकड़े गए 2 आतंकियों ने पूछताछ में भोपाल में छुपे हुए अपने साथियों के नाम बताए। बुधवार को भोपाल पुलिस की मदद से दोनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी जानकारी। बुधवार को भोपाल पुलिस की मदद से दोनों संदिग्ध आतंकी गिरफ्त में। दोनों संदिग्ध आतंकी अपनी पहचान छुपाकर भोपाल में रह रहे थे। दोनों संदिग्ध आतंकियों पर देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने का आरोप। उनके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है। बड़ी जानकारी। राजधानी से अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। कोलकाता एसटीएफ ने भोपाल से दोनों संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। हावड़ा से दोनों आतंकी के भोपाल में होने की जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद भोपाल पुलिस की मदद से दोनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर। राजधानी भोपाल से अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। कोलकाता एसटीएफ ने भोपाल से उन्हें पकड़ा है। हावड़ा में पकड़े गए 2 आतंकियों से पूछताछ में इनका पता चला था। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी? 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। जी बिल्कुल, ये बुधवार की कार्रवाई है। जिस तरीके से कोलकाता में लगातार अलकायदा और दूसरे आतंकी संगठनों पर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है, वहां से हावड़ा और दक्षिण से जो है करीब आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। अलकायदा के जो कि देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद लगातार एसटीएफ जो है वहां की पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में ये इनपुट मिला था कि जो उनके 2 साथी हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लगातार उनका साथ दे रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, एक पूरा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद जो है एसटीएफ जो है कोलकाता की वो मध्य प्रदेश पहुंची और मध्य प्रदेश पुलिस इंटेलिजेंस के साथ एक संयुक्त कार्रवाई की गई और भोपाल में जिस तरीके की इनपुट मिला था, जो लोकेशन मिली थी, उसी के आधार पे दोनों संदिग्ध आतंकियों को जो है वो हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है कोलकाता एसटीएफ उन्हें अपने साथ सीधे भोपाल से वापस अपने यहाँ पर लेकर आई और बताया जा रहा है कि उन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया था। वहाँ पर उन पे यूएपीए एक्ट यानी देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो ये एक बड़ा मामला इसलिए भी है क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश से आतंकी संगठनों के कनेक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो जेएमबी आतंकी संगठन हो, सिमी हो या पीएफआई, जिसे कुछ दिनों पहले बैन करने का काम किया गया था। लगातार मध्य प्रदेश में आतंकी संगठनों के मूवमेंट देखे जा रहे हैं। ऐसे में अलकायदा के यदि 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार करते हैं तो ये मध्य प्रदेश पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस क्या कर रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है, उनके पास क्या इनपुट नहीं मिल पाता। इस तरीके की तमाम जो जानकारी है वो निकल कर सामने आ रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि अपनी पहचान छुपाकर दूसरे नाम से, दूसरी आईडी से जो है वो भोपाल में छुपे हुए थे और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन जो पकड़े गए आतंकी थे उनसे मिली, उसके बाद जो है इन्हें भोपाल से बुधवार को दबोचा गया। निश्चित। और मनोज, देश विरोधी गतिविधियों में दोनों ही संलिप्त थे, इस बात की जानकारी। साथ ही पीएफआई पर भी पिछले दोनों शिकंजा कसा गया। इस बीच ये भी जानकारी कि अपना नाम बदलकर भोपाल में रह रहे थे दोनों। क्या कुछ जानकारी उस क्षेत्र के बारे में, आतंकियों के बारे में अभी तक?
आज बिल्कुल कोलकाता जो एसटीएफ है वो लगातार अलकायदा के आतंकियों पर शिकंजा कसने का काम कर रही थी। कुछ आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया था, लगातार उनसे रिमांड पे लेके पूछताछ भी की गई और पूछताछ में ये बात निकल के सामने आई है कि जो आतंकी पूरा मूवमेंट कोलकाता में चला रहे हैं उनके जो 2 साथी हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छुपे हुए हैं। हालांकि उनकी पहचान जो पता चली थी उसके अलावा फर्जी पहचान से जो है भोपाल में रुके हुए थे और लंबे समय से रुके थे, जो अभी हमारे पास जानकारी निकल के आई है। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश पुलिस से जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, जो आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली थी, उसे साझा करने का काम किया। उसके बाद बताया जा रहा है कि भोपाल पुलिस की मदद ली गई उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए। उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद भोपाल की कौन सी लोकेशन है इसकी जानकारी आना अभी बाकी है। उसके बाद जो हावड़ा एसटीएफ जो बुधवार को आई थी, जिस तरीके की जानकारी हमें पता चली है उसके अनुसार एसटीएफ ने भोपाल पुलिस की मदद से उस इलाके में जाके दोनों संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई और तत्काल उन्हें यहाँ से रवाना उन्हें लेके अपने साथ कोलकाता चली गई। तो अभी जो पूछताछ की गई है उसमें और भी कई नाम निकल के सामने आए और यही कारण है कि अब जो आगे की जो जानकारी जो भोपाल से जो 2 संदिग्ध अलकायदा के आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो पता चली है उसको अब मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस के साथ साझा कर दिया गया है। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश पुलिस के सामने एक और बड़ी चुनौती आ गई है कि आखिरकार अलकायदा का भी राजधानी भोपाल से नेटवर्क सामने आई। भले ही वो छुपे हो, पहचान छुपा के छुपे हो, लेकिन ये अब मध्य प्रदेश पुलिस के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिमी के बाद ऐसा लग रहा था इंटेलिजेंस एजेंसियों को, मध्य प्रदेश पुलिस को, कि सिमी का जो नेटवर्क था उसको ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन पीएफआई, जेएमबी जैसे आतंकियों के सक्रिय होने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस फिर से जो है वो लगातार मैदानी स्तर पर कार्रवाई कर रही है। पीएफआई के मध्य प्रदेश के लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था। 30 सितंबर तक की वो रिमांड पे है। आज उनकी रिमांड अवधि जो है वो खत्म हुई है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा एटीएस के द्वारा। लेकिन अब एक नए संगठन अलकायदा की सक्रियता की और खास तौर से पावर हाउस कहे जाने वाले भोपाल में उसकी सक्रियता सामने आई है। ऐसे में अब इंटेलिजेंस जो इनपुट कोलकाता से उन्हें अभी मिले हैं, जो 2 पकड़े गए भोपाल से संदिग्ध आतंकी, उनसे जो पूछताछ की गई और जो पूछताछ में जानकारी निकल के आई है उसके हिसाब से उन जानकारी को मध्य प्रदेश पुलिस को ट्रांसफर किया गया, साझा की गई वो जानकारी। अब उसी जानकारी के आधार पर जो सूत्र बता रहे हैं कि वो जानकारी के हिसाब से जो है अब मध्य प्रदेश पुलिस जो है जो छुपे हुए आतंकी से जो डिटेल मिली है उसी के आधार पर अब जो है आगे की कार्रवाई मध्य प्रदेश के लिहाज से मध्य प्रदेश पुलिस करेगी। निश्चित ही और कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मनोज, इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जेएमबी का और सिमी का गढ़ रहा मध्य प्रदेश। पिछले दिनों पीएफआई पर भी एक्शन, उसके बाद 2 आतंकी अलकायदा के भोपाल से पकड़े गए हैं। भोपाल के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात यह कि एक ऐसा माहौल राजधानी में बनाने की कोशिश जिससे दबाव कहीं ना कहीं बनाया जा सके, एक कनेक्शन, क्योंकि मध्य प्रदेश बीच में है देश के, तो एक कनेक्शन, एक ऐसा नेटवर्क जो कि देश में चारों तरफ फैलाया जा सकता था, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे डील करने की मध्य प्रदेश पुलिस को बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, सवाल तो मध्य प्रदेश पुलिस पे बनता है कि आखिरकार इतने बड़े आतंकी संगठनों के नेटवर्क मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से संचालित किए जा रहे हैं और उसका नेटवर्क पूरे मध्य प्रदेश में है। तो ये जरूर सवाल खड़ा करता है इंटेलिजेंस एजेंसी पर, मध्य प्रदेश की तमाम एजेंसियों पर, मध्य प्रदेश की लोकल इंटेलिजेंस पर, मध्य प्रदेश की पुलिस पर, मध्य प्रदेश की एटीएस पर। आखिरकार क्यों नहीं इनपुट मिल पाता है और दूसरे राज्यों की पुलिस मध्य प्रदेश में आकर उन आतंकियों को गिरफ्तार करती है। सूपा की बात करें तो रतलाम में जो आतंकी थे जिन्हें सजा सुनाई गई थी राजस्थान में, जयपुर में, वो रतलाम के रहने वाले थे। सिमी की बात करें तो मालवा अंचल में सिमी का गढ़ कहा गया था और 25 से ज़्यादा आतंकी इस समय भोपाल सेंट्रल जेल में अलग अलग मामलों में बंद है। अबू फैजल, सफदर नागौरी जो कि सिमी के सरगना कहे जाते हैं, वो इस समय भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है। जेएमबी का नेटवर्क भोपाल के ऐशबाग इलाके से सामने आया था। 6 से 7 आतंकी जो है वो जेएमबी के गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद पीएफआई को लेकर भी लगातार इनपुट मिल रहे थे। एनआईए ने छापा मारा और करीब 21 जो संदिग्ध थे उनको गिरफ्तार किया, 4 पहले लीडर्स को गिरफ्तार किया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है इस समय आतंकी संगठनों का गढ़ और सबसे सुरक्षित स्थान बनती जा रही है और अलकायदा का इनपुट आने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस को अब पहले से ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि उज्जैन में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है। 11 अक्टूबर को जो है
पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करें। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है, लेकिन जो बुधवार को गिरफ्तारियां हुई है भोपाल से अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों बड़ी चुनौती जिस तरह से आप बोल रहे हैं मनोज, पुलिस के लिए भी है। हालांकि इस बीच एक और बड़ी जानकारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएफआई के 4 लीडर्स की रिमांड आज खत्म हो रही है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने रिमांड दी थी और इंदौर उज्जैन से एमपी एटीएस ने इनकी गिरफ्तारी की थी। आपको बता दें कि एनआईए के साथ छापामार कार्रवाई में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर थे सभी आरोपी और आज जेपी अस्पताल में मेडिकल कराया जाएगा। सभी आरोपियों को एटीएस जिला कोर्ट में पेश करेगी। बड़ी जानकारी, पीएफआई के 4 लीडर्स की रिमांड आज खत्म हो रही है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने रिमांड दी थी। सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेशी होनी है। आगे बढ़ते बात करेंगे दिल्ली की, जहां से बड़ी जानकारी, दिग्विजय सिंह के नामांकन करने पर सस्पेंस बरकरार है। अब तक गांधी परिवार का समर्थन उन्हें नहीं मिल पाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनाई जा रही है। मुकाबला खड़गे बनाम थरूर होने की ज्यादा संभावना। बड़ी जानकारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी दिग्विजय सिंह का नाम लगातार लिया जा रहा था, लेकिन इस बीच दिग्विजय सिंह के नॉमिनेशन फाइल करने पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अब तक गांधी परिवार का समर्थन दिग्विजय सिंह को नहीं मिल पाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनाई जा रही है। मुकाबला खड़गे बनाम थरूर होने की संभावना नहीं है। जा रहे ना 11 अभी तो फॉर्म लिया है, फिर आगे देखते हैं। जयवर्धन जी, सवाल यह है कि 10 फॉर्म लिया है तो नामांकन तो कहा जा रहा था कि 11 बजे भरने जाएंगे आप लोग। जैसा मैंने कहा, इसमें सबसे उचित उत्तर आपको दे पाएंगे दिग्विजय सिंह जी स्वयं। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि अभी 9 तो बज ही चुके हैं, 2-3 घंटा और आप क्या मतलब आप से 3 क्या कह रहे हैं मैदान में उतरे हैं सर? क्या माना जाए आपके इसका कि इंतजार करना है, मतलब कहीं कुछ संख्या? देखिए, मूल बात यह है कि जो भी कुछ होगा आगे घटनाक्रम, वो बहुत बड़ा निर्णय होगा। और मैं मानता हूं कि जैसा उन्होंने स्वयं कहा दिग्विजय सिंह जी ने कि आप आज 30 तारीख को लगभग इंतजार कीजिए 11-12 बजे तक, और तभी पूरी बात स्पष्ट होगी। कितने बजे जाएंगे नामांकन भरने? नामांकन भरने कितने बजे जाएंगे? जी देखिए, मैंने हमेशा ये बात हम सब ने हमेशा मानी है कि आज जो कोई भी दिग्विजय सिंह जी है, वो पूरा आशीर्वाद रहा है नेहरू गांधी परिवार का। उनको 77 में पहली बार टिकट मिला, कांग्रेस से विधायक बने, मंत्री बने सन 80 में, पीसीसी अध्यक्ष बने, 84 में सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा सांसद 2 बार रहे, महामंत्री रहे एआईसीसी में। तो ये जो पूरा उनको मौका मिला वो दिया गया गांधी परिवार के द्वारा, नेहरू गांधी फैमिली के द्वारा। वो उसी जो विचारधारा है उसके लिए प्रतिबद्ध है हर तरीके से। लेकिन जो भी फैसला आगे होगा वो उन पर निर्भर है। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहा है। रवि, दिग्विजय सिंह के नामांकन भरने पर सस्पेंस है, क्या कुछ चल रहा है आखिर दिल्ली में? देखिए, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जो मुकाबला होगा वो मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम शशि थरूर होने वाला है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जो कार्यालय है निर्वाचन अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जहां पे इनको नॉमिनेशन फाइल करना है। पहले आपको अंदर के एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाता हूं कि अंदर क्या हो रहा है और जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है उससे पहले जरा यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी का दफ्तर है, यहाँ जो अधिकारी हैं बैठे हैं, इनसे जरा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बीपी सिंह जी, जरा ये बताएं, अभी तक किसी ने नॉमिनेशन फाइल किया है? नहीं, टाइमिंग तो 11 बजे से है। 11 अभी तक 24 सितंबर 30 आज आखिरी दिन है, अभी तक किसी ने कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है? नहीं, 11 बजे के बाद आएंगे आज के बाद को लेकर जी। और कितने बजे तक की टाइमिंग? 11 बजे से 3 बजे तक। देखिए, जैसा ये बता रहे हैं कि 11 से 3 की टाइमिंग है और अभी तक नामांकन किसी ने दाखिल नहीं किया गया। पूरे अगर सप्ताह की बात करें, फॉर्म्स जरूर कई लोग लेके गए। फॉर्म्स के बारे में कोई जानकारी ले लेते हैं। सर, कितने लोगों ने अब तक फॉर्म लिए हुए नामांकन दाखिल करने के लिए? अभी दिग्विजय सिंह जी ने लिया है, शशि थरूर जी ने लिया है, बंसल साहब लिए, पवन कुमार बंसल जी ने भी लिया है जी। देखिए, नामांकन फॉर्म जरूर 2 से 3 लीडर्स लेके गए हैं, लेकिन अभी तक नामांकन किसी ने दाखिल नहीं किया है। तो ये और समय जो बताया जा रहा है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय है, उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह खुद पीछे हटना चाह रहे हैं। उनका ये मानना है कि कांग्रेस का अगर कैंडिडेट जो कंसेंसस कैंडिडेट हो, जिनके नाम पर सहमति बनाने की बात की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि कंसेंसस कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे अगर होंगे तो ऐसे में वो अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, अपने आप को पीछे कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर चर्चा भी है और अभी
ये कयास भी लगाया जा रहा है। हालांकि अभी दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं, वहां उनसे मुलाकात कर रहे हैं और एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि जो कंसेंसस बनने की बात है, जो सहमति बनने की बात है, वो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर ही होने की बात हो रही है। क्योंकि कल जो बैठक हुई थी, कल की बैठक और कल जब दिग्विजय सिंह ने अपना नामांकन पत्र लिया था यहाँ से, तो उस दौरान भी उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि संभवतः वो आज के बारे में कि संभवतः वो कल नामांकन करेंगे। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो नामांकन करने वाले हैं। तो उनके अंदर भी इस बात को लेकर जानकारी थी कि जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है गांधी 10 जनपद की तरफ से कि किसको नामांकन करना है, कौन ऑफिशियल कैंडिडेट होगा, तब तक कुछ भी खुलकर नहीं कह सकते हैं। जी रवि, दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंचे, उनके 11 प्रस्तावक दिल्ली पहुंचे, उसके बाद गांधी परिवार की सहमति उन्हें ना मिलना, जबकि गांधी परिवार के करीबी वो माने जाते रहे, क्या कुछ हो सकता है कि किस तरह की संभावना? देखिए अंकिता, सहमति का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब उन्होंने घोषणा की थी तो उस दौरान क्या उन्होंने गांधी परिवार से बातचीत की थी या नहीं की थी, क्योंकि वो केरल में 2 दिन पहले थे और वहीं पे उन्होंने कहा कि वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं और स्पष्ट कहा था कि उनकी गांधी परिवार से बातचीत नहीं हुई, वो खुद चाहते हैं कि नामांकन दाखिल करें। और वो परसों रात, कल रात 1 बजे दिल्ली पहुँचते हैं, कल सुबह करीब 11:30 बजे करीब में कांग्रेस मुख्यालय पहुँचते हैं, यहाँ पहुँच कर नामांकन पत्र लेते हैं और बताते हैं कि वो कल आज के बारे में संभवतः नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो ये सस्पेंस उनके अंदर भी था, क्योंकि उन्होंने कभी खुलकर ये नहीं बोला कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। ये जरूर कहा कि नामांकन लिया है और दाखिल कर सकते हैं। अभी क्योंकि कंसेंसस कैंडिडेट बनाने की बात हो रही थी, पहले माने जाते कि अशोक गहलोत एक ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जिनके नाम पे सहमति बन सकती है, लेकिन उनके नाम पे भी सहमति नहीं बनी और अशोक गहलोत ने खुद विड्रॉ कर लिया कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में सहमति नहीं बन पाई थी। जहाँ तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, दिग्विजय सिंह ने पहले भी संकेत दिए थे कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सहमति की जहाँ तक बात है, अगर सहमति नहीं बनती है, अगर गांधी परिवार की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, तो ऐसे में मुश्किल होती है किसी को चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। तो एक सहमति बनाने की बातचीत थी और अभी जिस तरह से वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गए हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, और उनके नाम की चर्चा है कि उनके नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है और गांधी परिवार के दोनों लॉयल माने जाते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, दोनों काफ़ी लॉयल हैं। तो ऐसे में दोनों में से किसी को सहमति बनाने की बात हो रही थी। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति लगभग बन चुकी है और वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी चलिए, इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी ये भी थी कि दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे हैं और अगर आगे की संभावना पर हम बात करते हैं, अगर ये मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर होता है, तब क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, मुकाबले की जहाँ तक बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम अगर शशि थरूर होता है तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को जीतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि शशि थरूर को लेकर माना जाता रहा है कि वो G23 के सदस्य हैं और G23 के सदस्य के होने के नाते उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी अपने लिए प्रपोजल जुटाने के लिए। प्रपोजर्स वो होते हैं जो प्रपोज करते हैं, जिनके तरफ कम से कम 10 प्रपोजल की जरूरत पड़ती है अगर आपको नामांकन करना है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो रही थी इससे प्रपोजल इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर चस्पा था कि वो G23 के सदस्य माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी रवि। इस बीच एक बड़ी जानकारी ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिग्विजय सिंह की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से दिग्विजय सिंह बाहर आ चुके हैं। क्या कुछ चर्चा उन दोनों के बीच हुई, ये भी धीरे धीरे साफ होगा, लेकिन बड़ी बैठक दोनों के बीच, दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे थे, दोनों के बीच मुलाकात हुई, क्या कुछ चर्चा हुई, इस पर क्या संभावना? रवि, आपसे हम समझना चाहेंगे। दिग्विजय सिंह ने मुलाकात कर ली है मल्लिकार्जुन खड़गे से। रवि, बिल्कुल, देखिए माना जा रहा है कि उस मुलाकात में अपनी बात, जी बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि अपनी मुलाकात में अपनी बात को रखने गए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि अगर आप कंसेंसस कैंडिडेट हैं, अगर आपके नाम पे सहमति बनती है तो ऐसे में मैं विड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने मंशा भी जताई थी कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसके नाम पर गांधी परिवार की तरफ से सहमति होती है तो अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, पीछे हट सकते हैं। और सूत्र भी ऐसा इशारा कर रहे थे कि विड्रॉ वो कर सकते हैं। और जिस तरह से संकेत की जो खबरें आ रही थी सामने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, जो उनका नाम है, कल एक सूत्र ने बताया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह दो में से कोई एक चुनाव लड़ेंगे और दोनों में से कोई एक ऑफिशियल कैंडिडेट होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जिस समय नामांकन दाखिल किया था, क्षमा कीजिएगा, जब नामांकन पत्र लिए थे उस दौरान किसी भी व्यक्ति की तरफ से नामांकन पत्र और नहीं लिया गया था, एक पवन बंसल ने लिया था, शशि थरूर पहले ले चुके थे। तो ऐसे में ये क्यास लगाया जाता था क्या वो गांधी परिवार के लॉयल हैं, सब जानते हैं, तो क्या उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो इस पर सस्पेंस था, वो सस्पेंस लगभग खत्म होता जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ही एक तरह से ऑफिशियल कैंडिडेट हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, गांधी परिवार की तरफ से, जो लॉयलिस्ट माने जाते हैं। और अगर वो ऐसा होता है तो ऐसे में दिग्विजय सिंह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो नामांकन दाखिल ना करें। अगर नामांकन दाखिल भी करते हैं तो सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि 8 अक्टूबर जो है वो नामांकन विड्रॉ करने की आखिरी तारीख है, अपना नामांकन विड्रॉ भी कर सकते हैं। जी चलिए, निश्चित ही अब दिलचस्प होता जा रहा है मुकाबला, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका रवि उस पूरी जानकारी के लिए।
तो आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उनके दोनों के बीच मुलाकात जो चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो मुकाबला होगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर वो मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर होगा। हालांकि देखना होगा आगे आने वाला समय क्या लेकर आता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के प्रस्तावक जो थे वो भी दिल्ली में पहुंचे थे, लेकिन माना यह जा रहा है कि गांधी परिवार के साथ उनकी सहमति नहीं बन पा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।